अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी कोशिश होती है कि आपको जब भी मौका मिले तो ऐसी शख्सियात से एक जो नशस्त हो वो आप तक भी पहुंचाई जाए, जो हमारा मैं समझता हूं कि वसेब का सरमाया है, हमारी कौम का सरमाया है, जिनकी बातें, जिनके कौल, जिनके अफ़ाल, वो उनको अगर हम गौर से देखें तो मैं समझता हूं कि वो एक लीजेंड पर्सनैलिटीज़ की हैसियत रखते हैं। मेरे साथ आज किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हमारे मुल्तान में पिछले 40 साल से कुछ 40 साल से सहाफ़त से मुंसलिक हैं रज़ीउद्दीन रज़ी साहब। 4 शेरी मजमूए हैं, 23 से ज़्यादा नस्र की किताबें लिख चुके हैं, APP को हेड करते हैं उर्दू सर्विस मुल्तान में, और इसके अलावा प्रेस क्लब की सहाफ़त से लेकर टी हाउस में और बाकी जितने भी हमारी मैं समझता हूँ अदबी सरगर्मी हैं उनके लिए रूह रवां की हैसियत रखते हैं। मेरे साथ दूसरी शख्सियत लाहौर होते हैं पिछले 17 साल से, मुल्तान से मुमताज़ अब्बास से, जिनका ताल्लुक़ तो मुल्तान से है लेकिन इस वक्त पिछले 17 साल से लाहौर हैं, और ह्यूमन रिसोर्स पर इनका बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इनको महारत हासिल है। इसके अलावा वसेब की उनको एक पर गहरी नज़र रहती है, उसकी सियासत पर, वैसे मईशत पर, पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। तो इन दोनों शख्सियात से आज हम पूछते हैं बारी बारी कि जनाब ये बताएं कि हमारी सियासत पाकिस्तान की, रज़ी साहब और महताब साहब, ये हमारी जो सियासत है, ये जो मईशत है, जिस तरह अब असम्बलियों में आपने देखा कि फौरी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो रहे हैं, और कुछ दिन पहले वो जमातें आना नहीं चाहती थी, वो कहते थे हमने रिज़ाइन दे दिए हैं, असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जा रहा है, और हम कितने मकरूज़ हो चुके हैं। हम जिन मुल्कों में मांगने जाते हैं वो हमारे जो कर्ज़े हैं उन्होंने बंद कर दिए। सऊदीया जैसे मुल्क में जो हमेशा हमारे काम आता था, अब वो सोच विचार में है कि मैं क्या शर्तें लगाऊं। तो हमारी ये कैफियत मुल्क की है, और सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमारी सारी पार्टियां, क्या हम कौम कब बने? एक तो सियासतदान खुद कुछ नहीं कर रहे होते, सियासतदानों से करवाया जा रहा होता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है। जहाँ तक सिचुएशन का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का ताल्लुक़ है, मुआशी सूरत हाल के बारे में इसे कहते हैं ना कि समझे कोलैप्स हो चुका हुआ है, जिसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है। और आपको पता ही है कि डॉलर की जो कैफियत है, हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास और बहुत सारे मसाइल हैं, हम पर पाबंदियां हैं, IMF की तरफ से पाबंदियां हैं। सऊदी अरब ने अब तक अगर इमदाद नहीं दी तो वो भी IMF के इशारे की मुंतज़िर है, और IMF की तरफ से पाबंदियों की और बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें हमारे गैर तरक्याती अखराजात भी हैं, तालिबान के साथ हमारा ताल्लुक़ भी है, इंतहा पसंदी भी है, ये सारा कुछ है। सो बुनियादी चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, उसमें अगर हम सियासतदानों को देखें और अगर असम्बलियों के इस्तीफ़ों की बात देखें, और असम्बलियों से ऐसी जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी कैफियत है कि जिसके बारे में हमने अब गौर करना भी छोड़ दिया है। इससे कौम को जिसे कहते हैं ना कि एक मंसूबे के तहत डीपोलिटिसाइज करना, कि आप अब देखें, आप हर आदमी सियासतदानों को बुरा भला कह रहा है कि देखें जी सियासतदानों ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, बिलावल साहब ने ये कर दिया, जो कुछ भी हैं चीज़ें। अच्छा, उसमें हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत भी जो है ना वो आमराना तर्ज़ हुकूमत बना दिया गया है। आमरीत के अंदाज़ में जब हम जमहूरियत को लेकर चल रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारे फैसले हमें कराची में भी ऐसे दिखाई दिए कि जिसमें हमें एक डिक्टेटरशिप नज़र आई। एक पार्टी जो है उसने वहाँ अक्सरियत हासिल की, या जैसे भी की, बाई हुक एंड क्रुक की। सो हमें ये सारी चीज़ें जो है ना ओवरऑल तो एक मायूसी की कहती है। महताब साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त हमारी मईशत की जो हालत है, इस वक्त हमारा पॉलिटिकल जो एक मंजरनामा है वो क्या उसको कितनी सपोर्ट कर रहा है? देखें, बुनियादी तौर पर जो हमारा सियासी मंजरनामा है वो पूरे का पूरा एसोसिएट है हमारे पॉलिटिकल माशी सूरत हाल के साथ। क्योंकि बुनियादी तौर पर अब हम जब कहते हैं ना कि सराइकी में कहा जाता है कि आप सब कुछ खो दें लेकिन एतमाद न खोएं, लेकिन जब आप पे विसार कोई खा रहा हो, जब आप पे एतमाद कोई ना कर रहा हो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी की वजह से, और आप करवटें बदलते हैं, बल्कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की टामों मारें, और आप हर वो चीज़ जिससे आपको कोई वास्ता नहीं उठा के अपने गले डालेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। देखिए, अब मॉडर्न ज़माना जो जदीद जंगें तोपों से नहीं होनी, वो ज़माना शायद चला गया। हो सकता है कहीं पे छोटे लेवल पे हो भी जाए, जैसे यूक्रेन और रूस की हुई है, लेकिन वो भी बेसिकली एक पॉलिटिकल वार से ज़्यादा इकनॉमिकल वार है, जिसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अब हम पे आना शुरू हो गए हैं। फैसला साजी ज़रूरी ये थी कि हम इस सारे अमल में वहाँ पर खड़े होते जहाँ पर हमारे दोस्त मुल्कों के मफाद, दोस्त से मुराद हमें मदद देने वाले,
अदरवाइज़ दोस्त कोई नहीं होता, मफादात होते हैं। जो सऊदी मफाद पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से वाबस्ता है उसको भी देखना चाहिए। और अब ये देखें कि अब अमेरिका और सऊदी के ताल्लुकात भी अब आपस में तब्दील हो रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में हमने अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ को यूटिलाइज़ करना था, लेकिन हम नहीं कर सके। रही बात सियासतदानों की, तो सियासतदानों ने जितना अपना बांझपन दिखाया है, जैसे मैं रज़ी भाई से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने कहा है कि सियासतदान बुनियादी तौर पर कुछ नहीं करता, उनसे करवाया जाता है। लेकिन कुछ सियासतदान कैसे कराया जाता है? आखिर उनकी अपनी भी तो कोई ख्वाहिश होती है, दिल होती है। बिल्कुल, असल में वो ख्वाहिश है इक़्तिदार की ख्वाहिश, अपोजिशन में नहीं रहना। अपोजिशन में नहीं रहना। मसलन मरियम बीबी की ख्वाहिश है कि मेरे वालिद चौथी बार वज़ीर आज़म बने। इमरान खान की ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आज़म ही रहूँ। और जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने। किस कीमत पर बने, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इसकी कीमत एक आम आदमी चुका रहा है। अगर कौम तो हमारी उस दिन, आज से एक हफ्ता पहले उस वक्त मर गई थी जब एक बाप आटा लेते हुए जो है स्टम्पीड का शिकार हुआ और पाँव तले कुचला गया। उसके 6 बेटे हैं, उनसे जब भी सालाना बरसी होगी कोई उनसे पूछेगा कि तुम्हारे वालिद क्यों मारे गए, वो कहेंगे आटा लेने के लिए गए थे, भगदड़ में जद में आए और मर गए। अच्छा, मज़ेदार बात है कि अभी तक उन्होंने भी शहादत का दर्जा नहीं पाया। जहाँ पे हमारे हर बंदा शहीद का दर्जा पा जाता है, लेकिन उस वालिद को शहादत का दर्जा नहीं दिया गया। आप याद रखें कि जब अरब स्ट्रीम आई थी तो उस वक्त एक शख्स, एक सेब वाले ने पुलिस वाले के खिलाफ एहतजाज किया था और पूरे का पूरा ट्यूनिस तब्दील हो गया था। लेकिन इस बात पे इनकलाब आ गया था। अब अवाम को, अब इस वक्त अपना रज़ी साहब आप जरा इस बात पे रोशनी डालें, अब अवाम को क्या करना है? क्या ये हम ऐसा है कि हम ट्वीट पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरी की पार्टियों के जो हैं मोहब्बत करने वाले, जो बुत परस्ती हम कर रहे हैं, शख्सियात परस्ती में, कभी हम इमरान के हक़ में, कभी नवाज़ के हक़ में, कभी नून के, कभी बिलावल के हक़ में, ऐसा हम मुहिम चलाएं और एक दूसरे को गालम गलूच और इस तरह से आप या कुछ अपने अंदर को तब्दीली लाएं? हम क्या चाहते हैं? हम अपने अंदर तब्दीली इसलिए नहीं ला सकते, ना लाएंगे। 2-4 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है, जैसे अभी महताब साहब ने बात की ना, कुछ लोग जो हैं इनफरादी तौर पर इदारों की बजाय इनफरादी हैसियत में लोग काम करते हैं ना, जब बहैसियत इदारा नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि एक जर्नैल साहब जो थे वो काबुल चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर चाय का कप जो है वो दिखा दिया और उसके बाद हमने अमेरिका को जिस तरह वहाँ से निकलना पड़ा और जिस तरह अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से निकली हैं, ये आपको सबको मालूम है। क्या अमेरिका उससे खुश होगा हमसे? क्या हम पर वो एतमाद करेगा दोबारा? नहीं करेगा। जहाँ तक अवाम की बात है, जो आपने क्वेश्चन किया, अवाम को तो मैं हमेशा से देख रहा हूँ, अवाम को जिस तरफ लगा दिया जाए ना, अवाम उस तरफ लग जाते हैं। एक भेड़ चाल है, उसमें हमारे यहाँ भेड़ चाल में चलाने वाला कौन है? भेड़ चाल को चलाने वाला है मीडिया। हमेशा से मीडिया कंट्रोल कर रही होती है, और मीडिया को कोई और कर रहा होता है। मीडिया को कोई और, अब मीडिया को, अब एक चैनल है, एक वाकया आप देखें, इफ्तिखार चौधरी वाले इशू पे कुछ भी नहीं था। इफ्तिखार चौधरी की जब तहरीक चल रही थी, खाली होती थी सड़कें, और मीडिया दिखा रहा था, और मीडिया ऐसे कह रहा था। और हमें पता है कि कैमरे वालों कहते थे, कैमरे वालों को कि आप टाइट करके दिखाएं, ज़्यादा हुजूम दिखाएं, खाली जगह नहीं नज़र आनी चाहिए, ये सारा कुछ था। सो मीडिया जिस तरफ लेके जाएगा ना, अवाम उस तरफ चले जाएंगे। मीडिया ने ऐसा मुहिम चलाई कि आपने ये देखा कि शिया, सुन्नी, वहाबी, सराइकी, उर्दू, मुहाजिर सब एक पेज पे इकट्ठे कर दिए थे उन्होंने इमरान खान के हक़ में। इसमें आपने, और यहाँ तक हुआ था कि सिपाही साहबा और तहरीक जाफरिया वाले एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर आ गए थे। आपको झंग पे पता है सुगरा इमाम ने किन के ज़रिए इलेक्शन जीता था। सो ये वो तल्ख बातें हैं कि अवाम का कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि अवाम ने अपने बारे में खुद सोचना छोड़ दिया हुआ है। अवाम को रोज़ी रोटी से फुर्सत नहीं है कि वो इन चीज़ों पर सोचे कि हमने तब्दीली कैसे लानी है। अवाम आज भी जागीरदारों के ग़ुलाम हैं, आज भी मखदूमों के ग़ुलाम हैं, उन्हें बसों में भर के लाते हैं उनको। आपको पता ही है कैसे। अच्छा, ये बताएं, ये आप रज़ी साहब, क्या ये अवाम के दर्द का दरमा इलाज
یہ انہی سیاستدانوں کے پاس ہے جو ہمیں شخصیات نظر آ رہی ہیں. جس طرح ہم چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں گیلانی ہیں, اس میں جگریزی ہیں, اس میں آگے چلے گئے تو بہت سے ٹرائبز ہیں ہر جگہ پہ, اور بڑے جو ایک نامی گرامی سیاستدان ہیں جن کے والدین دادا اور اس سے بھی پردادا سب سیاست میں آ رہے تھے. تو کیا آپ تمام آخری آدمی جو ملتان میں تھڑے کا چیتا تھا وہ خورشید خان تھا, ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسی آخری آدمی تھا وہ. اور ایک شخص بیمار ہے مختار احمد عوان, میرا ایک خیال ہے کہ مختار وہ- احمد عوان, ٹھیک ہے. یہ دو آدمی جو جسے کہتے ہیں نا عوامی سطح پر اگر کوئی ملتان سے کامیاب ہوئے, میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں, اور ایک فضل راہی صاحب تھے فیصل آباد میں, فضل حسین راہی صاحب, انہیں بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ فضل حسین راہی کو تو ایجنسیاں پڑ گئی تھیں, انہوں نے اس کو سارے کو انہوں نے کہا یار یہ عوام کی بات کرتا ہے, اسے اس طرف لے کر گئے کہ وہ بندہ جو ہے نا انہوں نے اپنے طرف کر لیا. سو جان یہ کہ عوام میں سے اگر کوئی آ جاتا ہے نا تو الٹیمیٹ پھر وہ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار تو عوام کو چھوڑ, تو ہمارے پاس ہی آ جا. بالکل ایسی ایکسپلائٹیشن ہے چیزوں کی. بنیادی طور پر سر ہمارے ہاں اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے جیسے بات کی کہ انہی سیاستدان, ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو عجیب و غریب ایک جوڑ توڑ نظر آ رہی. ابھی سے لوگوں نے ایک عام آدمی سے بات کرے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی فیوچر جو ہے بلوچستان پیپلز پارٹی, یہ پہلے سے سوچے سندھ پیپلز پارٹی. دیکھیں نا اب ایک ایسا یہ کہ کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی گورنمنٹ زرداری صاحب نے خود گرا دی اور وہ پیپلز پارٹی کا اس وقت وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے, اور وہ تمام لوگ جو پیپلز پارٹی بلوچستان سے چھوڑ گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ چھوڑ کر واپس آنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں, خاص اشاروں کے منتظر ہیں. اب صوبائی اسمبلیوں کے شاید انتخابات ہوں گے تو نہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ڈیموگرافک سیٹ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ایک طرف آپ کے جو ہے سینسس شروع ہو چکے ہیں, سینسس کے بعد نئی حلقہ بندیاں, اور وہ بھی اب عمران خان صاحب کا اپنا کیا ان کے اپنے آگے آئے گا, کیونکہ اس کیبنٹ ڈویژن میٹنگ میں ہی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلے انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہوں گے. بڑا ضرور یہ چیز شاید انتخابات کو اکتوبر تک لے جائے گی. لیکن عوام کو کیا ضرورت ہے؟ عوام کو ضرورت یہ ہے کہ روٹی دیکھیں اس کا 10 تک تو آ جائے, روٹی کا ریٹ آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑا نہ ہونا پڑے. اگر کوئی مزدور صبح گھر سے نکلے اور وہ سوچے تو شام کو 200-400 روپے کما کے آئے, 200-400 کما کے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا وہ کرے؟ اس کے لیے ضروری, سب سے زیادہ ضروری ہمارے سیاستدانوں کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ یہ کچھ پولیٹیکل سٹیبلٹی دکھائیں. لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جو ہمارے کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو آنکھیں دکھانے لگ رہے ہیں قبل از وقت, نمبر 1. نمبر 2, ہم لوگ ان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی چومکھی لڑائیاں بھی لڑتے رہے ہیں, ہم ان کو دھوکہ دیتے رہے. مثلا جناب مشرف کی کتاب آپ پڑھیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو پکڑ لیتے تھے, بٹھا لیتے تھے, اس کے بعد پھر امریکنز کو کہا کرتے تھے, تو ایسی صورت میں قوموں پر اعتماد نہیں کیا جاتا. اگر آپ جب قومی سطح پر آپ کا اعتماد ختم ہو چکا ہو, اسلامی دنیا میں بھی, ڈونرز میں بھی, تو اس کے بعد اب ضروری ہے آپ اپنی انٹرنل پالیسیز کو ٹھیک کریں. لیکن انٹرنل پالیسیز کو بھی آپ ٹھیک نہیں کر رہے. آپ نے کچھ سیکٹرز کی میں مثال آپ کو دے دوں. اب چینی ہے, اب چینی کو آپ نے پولیٹیکل گیم بنا دیا ہے. اب چینی کا جو ملر ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی زندہ کس طریقے سے ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اگر وہ بزنس کرنا چاہے تو اس کو بزنس کرنے دیا جا رہا ہے. اگر وہ شوگر بنا بیٹھا ہے تو بھائی ضرورت سے زیادہ ایکسپورٹ کرے. اگر آپ کو $1.5 ارب آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میڈیسنز کا معاملہ ہے, میڈیسنز کو بھی آپ نے پولیٹیکل گیم بنا دیا. ایک طرف دیکھیں جی, یہ مان لیا کہ دوائیاں سستی ہونی چاہیے. کس قیمت پر سستی ہونی چاہیے؟ کیا بنانے والے کی جان پر کی قیمت پر سستی ہونی چاہیے؟ تو پے کرنا ہے نا, اس را مٹیریل بائی کرنا ہے, کیونکہ آپ بیسک را مٹیریل مینوفیکچرنگ قوم آپ ہیں نہیں, آپ ہر چیز بائی کرتے ہیں باہر سے. اب ان کو کچھ مناسب, لیکن کیا ہوا کہ اس کو بھی ایک سیاسی کھیل بنا دیا گیا کہ سیاسی طور پر ہر گورنمنٹ نے ان کو دبایا. کس حد تک دباتے؟ آپ نے جس چیز کو دبایا اس کے نتائج اب سامنے آنے لگ گئے. دوائیوں یا تو آپ بالکل بند کر دیں یا ان کے صحیح پرائز دیں. اچھا, پھر ایک اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ سسٹینیبل اگر انکریز آ رہی ہوتی نا تو عوام میں ٹالرنس نہیں آ رہی. وہ سسٹینیبل انکریز کی بجائے جب ایک دم انکریز آئی ہے تو اس کی وجہ سے. تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے
کہ آپ ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، آپ کے ہاں آٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سوسائٹیاں خوبصورت گھر خوبصورت قومیں اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ فوڈ سپورٹ ایریاز کو تو دیکھیں نا، کہ فوڈ سپورٹ ایریا مثلاً اب ہم سبزیاں مہنگی ہیں، بیچارے کسان کو کچھ نہیں مل رہا. آپ یہ سمجھیے کہ میں ٹماٹر 150 روپے وہ تو بیچارہ وہی 20-25 لے رہا ہے اس سے مڈل مین لے رہا ہے. اور پھر فریٹ مثلاً اگر میں یہاں پر پہلے ٹماٹر لیا کرتا تھا تو یہ ٹماٹر شاید آتا ہوگا قاسم بیلا سے، ہو سکتا ہے اس کے بعد آنا شروع ہوا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے سے چلا جائیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مظفر گڑھ سے. لیکن اگر یہی ٹماٹر اگر علی پور سے آ رہا ہو تو فریٹ میں اس کو 200 روپے کلو مہنگا ہو جائے گا. تو یہ ساری پالیسیز ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت مہربانی مہتاب حیدر صاحب، آپ کا اس میں شامل ہوئے آپ پروگرام میں، اور ہم بیٹھ کے ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی. رضی صاحب آپ کا بھی بہت مہربانی. ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا جی کہ آپ قوم کو کیا چاہیے کہ دیس میرے کے بچوں کو اتنا سا انصاف ملے، دودھ ہو چاندی سا چمکتا، پینے کو پانی صاف ملے. ہماری قوم کو یہی چاہیے جی. بہت مہربانی دونوں مہمانوں کا شکریہ. آج ہم ملتان ٹی ہاؤس میں بیٹھے تھے، 2 خوبصورت شخصیات موجود تھی، تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دوستوں سے یہ نشست شیئر کی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بہت جلد. بہت مہربانی. تھینک یو.